आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज का जो हमारा लेक्चर है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे बेस्ड है, जहां हम कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस और कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि आर्गेन प्लेन क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज आर्गेन प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन। फिर हम डिस्कस करेंगे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, कैसे उसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और फाइनली जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं हमारे कि जिसमें हमें कहा जाता है फाइंड द आर्ग्यूमेंट्स और फाइंड द मॉडुलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इन तीन टॉपिक्स को हम वन बाय वन आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि आर्गेन प्लेन हमारा क्या होता है। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है आर्गेन प्लेन। देखिए, आर्गेन प्लेन बोले आप या कॉम्प्लेक्स प्लेन बोले, बात एक ही है, क्योंकि दोनों का मतलब एक ही है। तो कभी कभी आर्गन प्लेन भी बोलते हैं और कॉम्प्लेक्स प्लेन भी, हर बुक में आपको थोड़ा अलग मिलेगा देखने को, लेकिन आप कंफ्यूज ना होए, दोनों का मतलब सेम है। तो स्टूडेंट, इसको शुरू करने से पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा एक जनरल डेफिनेशन कि हमारे पास क्या होती है। सपोज करिए हमारे पास में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप जानते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरह से भी लिखा जा सकता है z इज इक्वल टू आर ऑफ cos थीटा प्लस आयोटा ऑफ साइन थीटा। तो आप क्या देखते हैं कि ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, फ्रॉम 1 एंड 2। तो 1 और 2 से आप क्या देखते हैं स्टूडेंट्स, 1 और 2 से आप देखते हैं आर ऑफ cos थीटा प्लस आयोटा ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा ऑफ वाई। ये देखिए, यहाँ पे जो टर्म आयोटा आ रही है इसे लिखते हैं हम √-1। ठीक है, टर्म, ये टर्म आयोटा के कारण ही हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स नंबर का अध्ययन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ आप कंपेयर करिए, आपको क्या मिलता है। देखिए, आर ऑफ cos थीटा प्लस आयोटा ऑफ आर ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब इस रिलेशन के अंदर ये जो आपके पास रिलेशन आया है ये वाला, इसके अंदर आप क्या करेंगे, रियल और कॉम्प्लेक्स जो पार्ट हैं इन्हें आप डिस्कस करेंगे। तो आप क्या देखते हैं, आपको मिलता है यहाँ पे हमारे पास, देखिए, ठीक है, यहाँ पे आप कंपेयर करें तो आपको क्या मिलता है। देखिए, यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू क्या मिला आपके पास में, r ऑफ cos थीटा, और y इज इक्वल टू क्या मिला आपको, r ऑफ साइन थीटा। तो ये एक तरह से पोलर फॉर्म है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक है स्टूडेंट्स, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपको ये ध्यान देना है हमेशा कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसे हम इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग ऐसे भी लिख सकते हैं और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ बेसिकली क्या है इंपॉर्टेंट वो देखते हैं। देखिए, तो आपके पास क्या मिला, आपके पास रिजल्ट मिला x is equal to r of cos theta, let it is number 1, and y is equal to r of sin theta, this is number 2। तो जब आप 1 और 2 को स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलता है आपको, देखिए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो आपको मिलेगा इधर से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस का थीटा, और ये तो 1 हो जाएगा। तो आपके पास क्या मिलेगा, आपके पास मिलेगा r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसको लिखने का तरीका ये भी हो सकता है r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, इसको आप लिख सकते हैं रियल पार्ट स्क्वायर
प्लस इमेजिनरी पार्ट या कॉम्प्लेक्स पार्ट आप लिखते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, ये लिखने का आपका तरीका है स्टूडेंट्स। तो देखिए लिखने का तरीका कुछ भी हो सकता है, कैसे भी आप लिख सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो आर है आपके पास वो आया आपके अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू दिस, क्योंकि आप जानते हैं जेड क्या था आपके पास में, जेड था आपके पास में एक्स प्लस आयोटा वाई। तो इसका जब आप मापांक निकालते हैं, मॉडुलस निकालते हैं, तो ये क्या हो जाता है आपके पास अंडर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई, और इसका मतलब होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू या मापांक जिसको आप बोलते हैं मॉडुलस हो। तो यहाँ पे क्या मिलता है आपको, यहाँ पे जो ये रिजल्ट मिला आपके पास में, दिस रिजल्ट इट इज नोन एज मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ जेड, इसको हम इसका मॉडुलस कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वापस आते हैं हम, हमारे पास देखिए क्या था, x इज इक्वल टू आर कोस थीटा था और y इज इक्वल टू आर ऑफ साइन थीटा था। ठीक है, दिस इज नंबर 1 एंड दिस इज नंबर 2। अब आप क्या कर रहे हैं, बाय 2 डिवाइड्स 1, तो ये मिल जाएगा आपके पास में r साइन थीटा अपॉन r cos थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा उसमें tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x, क्योंकि आप जानते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ से आपको मिला थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाय x। तो ये जो वैल्यू निकल के स्टूडेंट थीटा की, इसे ही आप बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, और उसको हम कभी कभी इस तरह से लिख देते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेसिकली थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है, आर्ग्यूमेंट को, और आर किसको रिप्रेजेंट करता है, उसके मॉड्यूलस को। तो ये तो हमने पहले भी हमने डिस्कस किया है, हमारे जो 2 लेक्चर अवेलेबल हैं चैनल पे वो भी आप देख सकते हैं, उनमें भी हमने इनके बारे में डिस्कस किया है। लेकिन अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, तो देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम देखते हैं कैसे करेंगे। तो देखिए सपोज करिए आप जानते हैं क्या कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयटा वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको लिखा जाता है p ऑफ x कोमा वाई। तो ये जो p ऑफ x कोमा वाई आया स्टूडेंट्स, ये होता है ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म होता है। सपोज करिए, है ना, तो बेसिकली इसको कैसे लिखते हैं अपन, ये देखिए मैं एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। सपोज करिए आपके पास में ये कोई एक्सिस दे रखी है, x, दिस इज x डैश एंड दिस इज y एंड दिस इज y डैश। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए अब कैसे हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हम जनरली कोई पॉइंट लेते हैं P, सपोज करिए कोई जनरली कोई पॉइंट P है हमारे पास में P, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, x, y हो गया। तो ये जो P था आपके पास में, इसको हमने प्लेन पे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, और आप जानते हैं क्या कि ये जो पॉइंट होता है ये क्या होता है, हमारा ओरिजिन होता है। ठीक है, तो इसको हम बेसिकली ओरिजिन या मूल बिंदु भी बोलते हैं। तो इसको लिख लीजिए आप, ये आपका हो जाएगा मूल बिंदु या ओरिजिन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं कि इस ओरिजिन जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0,0, इससे यहाँ तक की दूरी, ये जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, तो यहाँ पे ओपी डिस्टेंस क्या होगी, देखिए जब आप ओपी डिस्टेंस निकालेंगे या लेंथ ऑफ ओपी जिसको बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 0 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगी, ओपी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू आई आपके पास में, वो क्या आई आपके पास में, वैल्यू आई, इसको आप लिख सकते हो मोड ऑफ जेड, है ना, लिखने का तरीका आपका कैसा भी सकता है, तो इसको आप लिख सकते हो मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका
मॉडुलस है, तो मॉडुलस को किसी ग्राफ के अंदर इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक और चीज है कि यहाँ पे ये जो थीटा है, ठीक है, क्योंकि ये जो ओ एक्स लाइन के आपके पास में इनिशियल लाइन है, क्या प्रारंभिक रेखा जिसको आप बोलते हैं, तो ये जो थीटा है आपका, ये थीटा क्या कहलाता है आपका, ये थीटा आप जानते हैं, थीटा कहाँ से दिया जाता है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स से अभी भी हमने सॉल्व किया है, तो थीटा इससे दिया जाता है, तो ये क्या कहलाता है आपका आर्ग्यूमेंट कहलाता है, ठीक है। और ये जो लेंथ थी r, ये आपके पास ये थी, इसको या मोड ऑफ जेड भी आप लिख सकते हैं, तो मोड ऑफ जेड बोलें, r बोलें या लेंथ ऑफ कॉपी बोलें, ये सब एक ही चीज है, दिखने का तरीका और प्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग हमारे पास में, और थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास में, ये है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या होता है जब हम आर थीटा के अंदर बात करते हैं, ठीक है, मैं एक दूसरा डायग्राम लेता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, सपोज करिए किसी पोलर कोऑर्डिनेट को कैसे देखो हम रिप्रेजेंट करेंगे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर कोऑर्डिनेट में, सपोज करिए हमारे पास में ये एक्सिस है, दिस इज वाई, दिस इज एक्स डैश, दिस इज वाई डैश एंड दिस इज एक्स। तो सपोज करिए हमारे पास कोई पॉइंट है P, यहाँ पे कोई पॉइंट है P, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ हमने मान ली यहाँ से यहाँ तक, ये लेंथ हो गई। अब ये जो O है पॉइंट, ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पे इस O को हम क्या बोलेंगे, जब हम P कोमा XY में डिनोट कर रहे थे, यानी कार्टेशियन फॉर्म में डिनोट कर रहे थे, तब तो हम बोल रहे थे ओरिजिन, लेकिन अब हम बोलेंगे स्टूडेंट्स को पोल, है ना, तरीका चीज वही है, बस नाम इसका चेंज हो गया, इसको हम बोलेंगे पोल। और यहाँ जो OX था आपके पास में, इसको बोलेंगे हम इनिशियल लाइन या प्रारंभिक रेखा, ठीक है, इनिशियल लाइन आपके पास में हो जाएगी OX। अब देखिए लेंथ OP को आप कैसे निकालेंगे, वही लेंथ OP तो आपकी क्या हो जाएगी, मोड ऑफ Z इज इक्वल टू R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो ये हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। और थीटा आपका यहाँ से आर्ग्यूमेंट, थीटा जो एंगल था आपके पास यहाँ से यहाँ तक था, दिस इज थीटा, है ना, इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो आर्ग्यूमेंट, दिस इज योर आर्ग्यूमेंट। अब देखिए इस P के कोऑर्डिनेट्स जब पोलर में बात करें तो इसको लिखेंगे r कोमा थीटा, ठीक है। ये r कहाँ से आएगा, ये जो पी आर कोमा थीटा आप निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स, तो किसी पोलर कोऑर्डिनेट को z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयटा वाई को पी आर कोमा थीटा में रिप्रेजेंट करने का तरीका ही क्या होता है, पोलर रिप्रेजेंटेशन होता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब ध्यान देना यहाँ पे जो r आएगा ये कहाँ से आएगा, ये आएगा r इज इक्वल टू मोड ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये थीटा कहाँ से आएगा, ये थीटा आएगा आपके पास में, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स, ठीक है। तो ये तो क्या कहलाता है आपके पास जानते हो, ये तो कहलाता है आपके पास में मॉडुलस, ठीक है, और ये क्या कहलाता है आपके पास में आर्ग्यूमेंट। तो मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट की जब वैल्यू आएगी उनको आप P इस ब्रैकेट में रख देंगे, पी आर कोमा थीटा की जगह रख देंगे, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को, जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास था z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, उसको आपने पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो बेसिकली ये तो रिप्रेजेंट करने का तरीका था। अब देखते हैं कैसे किसी को देखते हैं आगे। देखिए आप जानते हैं क्या कि सपोज करिए आपके पास में दिया हुआ है z इज इक्वल टू 1 प्लस 3 आयोटा, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे p ऑफ 1 कोमा 3। अब आप जानते हैं क्या कि यहाँ पे जो ये 1 है ये तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x को, और ये 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y को। तो जब आप इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो कैसे हो जाएगा वो देखिए, ये x है, ये y, ये y, x डैश हो गई, दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज y डैश। तो स्टूडेंट्स देखिए कैसे करेंगे, देखिए क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है p x कोमा y को। तो x कहाँ पे आएगा आपका, x सपोज करिए आपका यहाँ पे आ रहा है कहीं पे, ठीक है, दिस इज 1 और 3 आ रहा है सपोज करो यहाँ पे, तो p की पोजीशन कहाँ हो जाएगी, यहाँ पे जाएगी, तो ये हो जाएगा 1 कोमा 3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो p
1,3 की पोजीशन कहाँ हो जाएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसको बोलते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसको बोलते हैं अपन सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं अपन थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं अपन फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ एक बात ये भी ध्यान देनी है आपको कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होती है और वाई की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होती है। इसका मतलब क्या हो गया, जो एक्स और वाई आएंगे वो क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चलेगा, प्लस प्लस चलेगा। अब यहाँ क्या होता है स्टूडेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होती है और वाई की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है। तो यहाँ पे कैसे चलेंगे कोऑर्डिनेट्स, नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि आप जानते हैं ये जो एक्सिस होती है ये वाली, इधर वाली ये क्या होती है, नेगेटिव होती है। इधर वाली क्या होती है, आप जानते हैं पॉजिटिव होती है। और ये भी क्या होती है, पॉजिटिव। और ये क्या होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। इधर क्या हो जाएगा, इधर देखिए x भी लेस देन 0 होता है और y भी लेस देन 0 होता है। तो दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे आपके पास में। इधर क्या हो जाएगा, x तो ग्रेटर देन 0 है और y लेस देन 0 है, तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे, उसका एक तरीका है ना, कि आपको ध्यान होना चाहिए कि कोऑर्डिनेट की पोजीशन क्या है और कोऑर्डिनेट कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो बेसिकली किसी रियल नंबर को रिप्रेजेंट करने का ही तरीका हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है। अब आगे चलते हैं कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ होगा कोई आपको, उसको कैसे आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे और कैसे उसको सॉल्व करेंगे, कैसे उसका आर्ग्यूमेंट निकालेंगे और कैसे उसका मॉडुलस निकालेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलते हैं आगे। सपोज करिए आपको दिया हुआ एक क्वेश्चन, z इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर ऑफ 3 आइटा। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, आप लिखेंगे, इसको लिखेंगे p1 कोमा अंडर रूट ऑफ 3। तो आप क्या देखते हैं यहाँ पे, आप देखते हैं कि x की वैल्यू भी क्या है, पॉजिटिव है। दिस इज फॉर x, ये किसको रिप्रेजेंट करिए, x को, और ये किसको रिप्रेजेंट करिए, y को। तो आप क्या देखते हैं यहाँ से, आप यहाँ से देखते हैं कि जो p x y आए दोनों ही क्या है, पॉजिटिव है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए ग्राफ अगर इसका हम बनाएं तो कैसा बनेगा, इसका ग्राफ अगर हम बनाते हैं तो देखिए कुछ इस तरीके से हम एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। ये x हो गया, दिस इज x डैश, दिस इज y एंड दिस इज y डैश। तो देखिए x की वैल्यू तो 1 है और y की वैल्यू √3 है। तो सपोज करो ये x की वैल्यू अगर 1 यहाँ है और यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो ये कोई मेरा यहाँ से आता है, तो ये p हो गया मेरे पास में 1 कोमा √3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये मेरा पोजीशन हो गई कि वो कोऑर्डिनेट प्लेन में कहाँ होगा, ठीक है। और ये मेरा ओरिजिन हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तो हमने x कोमा y निकाल लिया, ऑर्डर्ड पेयर निकाल लिया और उसको हमने पोजीशन कर दिया। अब आप क्या जानते हैं, इसका मैं लेंथ OP निकालूं अगर मैं, तो लेंथ OP का मतलब क्या हो गया, इसका मैं क्या निकालूं, मॉडुलस निकालूं। तो क्या हो जाएगा मेरे पास में, OP इज इक्वल टू मॉड ऑफ z इज इक्वल टू r इज इक्वल टू, ये होता है फॉर्मूला x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास में, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस इज 1 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर, दिस इज 1 प्लस 3 एंड दिस इज 2। तो मेरी लेंथ कितनी हो गई, मेरे पास जो r है ये मेरे पास कितना आ गया, r इज इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। तो ये मेरी लेंथ होगी स्टूडेंट्स। अब आप ये भी जानते हैं क्या कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये भी होता है क्या, यहाँ पे p अगर ये है तो मैं यहाँ पे r और थीटा की कॉमन लेंगे, तो r तो कितना आ गया, 2 हो गया। अब मुझे थीटा भी निकालना है। थीटा क्या है, थीटा आप जानते हैं, थीटा इज द पोजीशन ऑफ एंगल फ्रॉम द इनिशियल लाइन, दिस इज थीटा। तो देखिए थीटा क्या हो जाएगा, आप जानते हैं थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y बाय, आप पॉजिटिव लेंगे इसलिए आप मॉडुलस ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट 3/1, दैट इज tan इनवर्स अंडर रूट 3। और आप जानते हैं कि tan इनवर्स अंडर रूट 3 यानी किस वैल्यू के लिए, थीटा की किस वैल्यू के लिए वैल्यू होती है, तो आप जानते हैं ये क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3, क्योंकि tan आप जानते हैं थीटा की वैल्यू पाई बाई 3 का मतलब होता है 180
अपॉन 3 दैट इज 60 डिग्री। और tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3। अगर नहीं पता तो हम चेक कर लेते हैं। देखिए tan 60 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं? sin 60 डिग्री अपॉन cos 60 डिग्री। और sin 60 डिग्री कितना होता है आप जानते हैं? √3/2। और cos 60 डिग्री कितना होता है? 1/2। जब सॉल्व करेंगे √3/2 इंटू 2/1 दैट इज √3। ठीक है, तो ये वैल्यू आई आपके पास में। थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। ठीक है, तो बेसिकली इजी है, निकालने का तरीका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि tan π/3 की वैल्यू अपन जब निकालते हैं तो हमारे पास में क्या आती है? वो हमारे पास √3 आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं आगे। तो देखिए थीटा अब हमें निकालना है। थीटा हमारे पास आ चुका है। एक्चुअली कितना आया हमारे पास? थीटा आया π/3। तो यहाँ पे जो ये हमारे पास रिजल्ट था तो हम यहाँ लिख देंगे π/3। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट निकल के आया यही क्या है आपके पास में? कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर था क्या? z = 1 + √3 आयोटा, इसका एक पोलर रिप्रेजेंटेशन था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट भी है। देखिए आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हैं तो उसका आपने उसके कॉन्जुगेट भी पढ़े हैं। तो जब आप, ठीक है, मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूँ जो हमने निकाला है। ये चलो इरेज करने की जरूरत नहीं, आगे देखते हैं। देखिए आपने देखा है क्या कि अगर हमारे पास में z = 1 + 3 आयोटा था तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 1 - √3 आयोटा। तो इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में आप जानते हैं कि r पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। मोड ऑफ z = r तो आपका सेम ही रहेगा। ठीक है, दैट इज कितना हो जाएगा? 1² + √3², दिस इज 2। r पे कोई अंतर नहीं है, लेकिन थीटा क्या हो जाएगा? थीटा देखिए, थीटा जब आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में tan 1 y/x। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan 1 -√3/1। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा आपके पास में। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये मॉडुलस में तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो ये वही आ जाएगा कि इसमें π/3 दैट इज थीटा = 60 डिग्री। लेकिन आप क्या जानते हैं? इस फिगर से देखिए, इस फिगर से आप क्या जानते हैं कि यहाँ पे ये जो थीटा था, देखिए ये वाला थीटा, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो जब एंटी क्लॉकवाइज जाता है थीटा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जब थीटा क्या जाता है? एंटी क्लॉकवाइज जाता है तो इसकी वैल्यू होती है पॉजिटिव। और थीटा जब क्लॉकवाइज आता है तो इसकी वैल्यू होती है नेगेटिव। तो आप क्या करेंगे? जब इसकी मिरर इमेज बनाएंगे, मिरर इमेज क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि ये किस में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो ये किस में आएगा? आप जानते हैं कि x क्या है? पॉजिटिव और y नेगेटिव है, तो ये किस में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो अगर आपको इसका रिजल्ट पता है तो इसका रिजल्ट आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए इसकी जब मिरर इमेज हम बनाएंगे तो क्या बनेगी? इसकी मिरर इमेज बनेगी जस्ट इसके जस्ट डाउन आ जाएगा ये। ठीक है, और यहाँ पे कोई p हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो 2 हो जाएगा। अभी थीटा हम निकालते हैं, कैसे निकालेंगे? और ये जो थीटा की वैल्यू आई ये आ जाएगी, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू हो जाती है -α, या अल्फा की वैल्यू -θ बोल दीजिए, बात एक ही है। तो ये बेसिकली क्या है? उसकी मिरर इमेज है। तो अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे जो थीटा था वो क्या होता है? नेगेटिव आता है, क्योंकि मैंने बताया ना क्या, कौन सी डायरेक्शन है ये? देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो आई आपके पास में π/3, तो लेकिन यहाँ थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? -π/3। तो आपके पास रिजल्ट क्या आ गया? -π/3। तो यही आपका क्या निकल के आया? आपके पास में आर्ग्यूमेंट निकल के आया। आप चेक कर सकते हैं इसको। तो 1 - √3 आयोटा का जब आप आर्ग्यूमेंट निकालते हैं तो माइनस के π/3 ही आपका रिजल्ट आता है। ठीक है, तो इट इज नोन एज आवर, दिस इज योर argument of z, and this is your modulus
मॉडुलस ऑफ जेड। तो ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं आगे। ये तो हमने मिरर इमेज के तरह सॉल्व कर लिया था। अब हम देखते हैं क्या होता है अगर कोई नंबर हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। तो सपोज करिए मेरे पास में एक क्वेश्चन है, जो मैं क्वेश्चन लेता हूँ जो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए पॉसिबल हो। तो सपोज करिए जेड इज इक्वल टू मेरे पास दिया हुआ है, देखिए सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब है एक्स नेगेटिव होना चाहिए। तो मेरे पास आ गया सपोज करो -1 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 आयोटा। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ से आप देखते हैं कि p-1 है एक्स की वैल्यू तो, और y की वैल्यू क्या है अंडर रूट 3 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से क्या मिल रहा है आपको, दिस इज योर x, और ये x क्या आपके पास में लेस देन 0 है, एंड दिस इज योर y, और ये y क्या आपके पास में ग्रेटर देन 0 है। और आप जानते हैं जब x लेस देन 0 हो, y ग्रेटर देन 0 हो, तो इसका ऑर्डर्ड पेयर जो बनता है p ऑफ x, y वो किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जब आप बनाते हैं, इधर फिगर देखिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो x की वैल्यू जो आएगी, देखिए इस x की वैल्यू जो आएगी नेगेटिव आएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है नेगेटिव चलते हैं, इधर भी नेगेटिव चलते हैं, इधर पॉजिटिव्स होते हैं, इधर पॉजिटिव होते हैं, अभी भी हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा इस क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। ठीक है, इस क्वाड्रेंट के अंदर, सेकंड के अंदर। तब देखिए क्या होता है। तो सपोज करिए हमने इसको बनाते हैं हम थोड़ा नीचे की तरफ। सपोज करिए हमारे पास में ये इसका हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। दिस इज x एंड दिस इज x डैश, दिस इज y एंड दिस इज y डैश। तो -1 कहीं सपोज करिए मेरा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, दिस इज -1, और √3 पॉजिटिव है तो कहीं यहाँ आएगा, सपोज करिए यहाँ आ गया, तो मेरे पास में आया पॉइंट जो आया मेरे पास में p ऑफ -1 √3, सपोज करिए ये आया मेरे पास। तो मैं इस पॉइंट्स को अगर मिला दूं तो ये मेरे पास आए। ठीक है, तो मेरे पास ये एंगल आ रहा है स्टूडेंट्स अल्फा। और आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं कि मेरे को जो आर्ग्यूमेंट लेना है वो यहाँ से लेना है थीटा, क्योंकि ये मेरा ओरिजिन है ना। मैं लिख भी देता हूँ इसको, दिस इज पोल, पोल कहलाएगा ये। अगर आप कॉम्प्लेक्स के पोलर रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो ये इसको आप ओरिजिन भी कह सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, तो मेरा जो मैं थीटा आर्ग्यूमेंट जो लूंगा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लूंगा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट से हम स्टार्ट करते हैं हमेशा लेना। तो देखिए स्टूडेंट्स, मुझे अल्फा निकालना है, तो देखिए मैं कैसे करूँगा। तो इसके लिए मैं पहले इसको हटा देता हूँ, क्योंकि हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। तो देखिए क्या होगा, तो देखिए एक रिलेशन, फिगर से आप क्या रिलेशन देख रहे हैं, फिगर से रिलेशन देखते हैं क्या, कि थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू क्या आ रहा है, पाई आ रहा है। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू अल्फा कितना आ रहा है, थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू कितना आ रहा है, पाई आ रहा है। तो मेरा अल्फा कितना हो गया, पाई माइनस थीटा। तो मेरे पास जो अल्फा आया वो पाई माइनस थीटा आया। ठीक है, तो देखिए मैं जब मॉडल्स निकालूँ तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो पहले मॉडल्स निकाल लेते हैं हम। तो मॉड ऑफ आर इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये मेरे पास में आ गया 1 स्क्वायर अंडर ऑफ 3 स्क्वायर, और अल्टीमेटली क्या आएगा मेरे पास में 2 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि आपको ध्यान देना है, अगर आपके पास में 4 नंबर दे रखे हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं 4 डिफरेंट डिफरेंट, और वो आपस में एक दूसरे कॉन्जुगेट है, तो उनका मॉडुलस चेंज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन उनके आर्ग्यूमेंट्स हमेशा चेंज होंगे, क्योंकि आर्ग्यूमेंट डिपेंड करता है एंगल पे। तो अब देखिए आगे क्या होता है। और थीटा निकाला आपने, तो ये हो गया आपके पास में tan इनवर्स मोड ऑफ y बाई एक्स। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स मोड ऑफ y बाई एक्स। तो मेरे पास x कितना था, ठीक है, मेरे पास x था x था -1 और y था √3। तो ये हो जाएगा मेरे पास में √3/1। तो ये अल्टीमेटली मेरे पास आ जाएगा tan इनवर्स √3, और वही क्या आता है, ये मेरे पास आएगा पाई बाई 6।
सॉरी पाई बाई 3 है ना, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। अब थीटा की वैल्यू क्या आई है, लेकिन ये मेरा आर्ग्यूमेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट मेरा क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा। तो मेरा जो आर्ग्यूमेंट होगा वो हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 3। तो ये हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई अपॉन 3 दैट इज 2 पाई बाई 3। तो स्टूडेंट्स ये जो मेरा अल्फा आया 2 पाई बाई 3, यही मेरा आर्ग्यूमेंट आया। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अब इसको अगर मुझे पोलर कोऑर्डिनेट में लिखना है तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, पी ऑफ, ये तो आर की वैल्यू 2 आई थी मेरे पास में। ठीक है, कहाँ से, ये देखिए यहाँ से, और आर्ग्यूमेंट कितना आया मेरा 2 पाई बाई 3। तो स्टूडेंट्स कितना आसान है, देखिए आर्ग्यूमेंट निकालना और क्या कहते हैं इसको मॉडुलस निकालना। तो आपको यही ध्यान देना है कि कैसे अपन को सॉल्व करना है, कैसे वैल्यू अपन को लेनी है। अब सपोज करिए जैसा केस अपन ने अभी पहले वाले क्वेश्चन में देखा था, इसमें भी क्या करते हैं, अगर आपके पास में यहाँ पे इसकी मिरर इमेज आप लेते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं कर देता हूँ डायरेक्ट इसको। तो देखिए यहाँ पे अगर आप, मैं इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। सपोज करिए आपके पास में ये मिरर इमेज आ रही है इसकी यहाँ पे। ठीक है, ये मिरर इमेज आ रही है इसकी यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, आपके पास p कितना है -1 और y कितना है √3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब जो आर्ग्यूमेंट आपको लेना है ना, वो स्टूडेंट्स यहाँ से लेना है, इस तरफ से। ठीक है, ये तो वैल्यू कितनी है अल्फा की, क्योंकि आप ध्यान दें कि जो थीटा की वैल्यू आती है, जब आप आर्ग्यूमेंट निकालते हैं थीटा की वैल्यू आती है माइनस पाई से पाई ही रहती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए इस बार हम इस तरह से चलेंगे, तो थीटा हमारा एंटी क्लॉकवाइज ना चल के क्लॉकवाइज चलेगा अब। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और आप जानते हैं जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है तो थीटा की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। देखिए आर्ग्यूमेंट, देखिए मॉडुलस तो 2 ही रहेगा। अब आर्ग्यूमेंट क्या आता है वो देखिए। तो देखिए आर्ग्यूमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा उसको हम देखते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या फॉर्मूला बनता है हमारे पास में, वो आप देखिए। जब आपने थीटा निकाला था आपके पास पाई बाई 3 आया, यहाँ तक ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपके पास रिलेशन क्या है, थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू पाई। देखिए यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट से थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट है आपके पास में। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा के रिलेशन आया। ठीक है, तो अब ये पाई बाई 3 आप यहाँ रख दीजिए इसके अंदर, तो आपके पास में अल्फा आया पाई माइनस पाई बाई 3 दैट इज 2 पाई बाई 3। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि ये थीटा क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है तो थीटा की वैल्यू कितनी होती है माइनस अल्फा होती है। तो बेसिकली यहाँ पे जो आपका आर्ग्यूमेंट निकल के आ रहा है वो क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू -2 पाई बाई 3। तो आपका जो रिजल्ट था पहले वाला, ये वाला रिजल्ट, इसमें बस माइनस यहाँ पे लग जाएगा, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा -2 पाई बाई 3। तो कहने का मतलब वही स्टूडेंट्स कि अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर उसका कॉन्जुगेट अगर दिया हुआ है तो आप सिंपल सा है, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का निकाल लीजिए और जस्ट उसकी मिरर इमेज ही बनती है वो। तो आपको क्या करना है, जो प्रॉपर्टी बनती है थीटा और अल्फा में, यहाँ से उस प्रॉपर्टी को सॉल्व करके आप जस्ट लगा लीजिए। ध्यान रखिए कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है तो ऑब्वियस है कि उसका क्वाड्रेंट किस में आएगा, उसका जो कॉन्जुगेट आएगा किस में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो जब जो भी उसका आर्ग्यूमेंट आ रहा है जस्ट आपको उसका नेगेटिव साइन लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से अगर कोई आपका कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, जैसे भी मैं ये वाला एग्जांपल हमने दिया है अभी, कोई आपका कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, उसका कॉन्जुगेट भी आपको दिया हुआ है साथ में, दोनों का अगर आपको निकालना है तो आप जानते हैं उसका कॉन्जुगेट किस में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा।
तो सेकंड वाले को, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए आप पहले सॉल्व कर लीजिए और थर्ड क्वाड्रेंट का आपका रिजल्ट डायरेक्ट वहां से आ जाएगा। जो आपका आर्ग्यूमेंट आएगा वो सेकंड क्वाड्रेंट का जस्ट नेगेटिव हो गया। तो पहले देखिए हमारे पास में क्या आया था, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे कंपेयर करके। देखिए पहले वाले क्वेश्चन में देखिए, पहले हमारे पास में क्या आया था, 2π/3। देखिए यहाँ से हम दिखाते हैं कहाँ से, देखिए यहाँ से पहले हमारे पास में क्या आया था, 2π/3 आया था। ये हमारे पास में क्या था, आर्ग्यूमेंट था। ठीक है स्टूडेंट्स। और अभी देखिए अभी वाले में हमारे पास क्या आया, अभी वाले में हमारे पास -2π/3 आया। ये भी तो हमारा आर्ग्यूमेंट ही है। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट देखिए यहाँ पे प्लस में था, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव में, जबकि मॉडुलस में कोई डिफरेंस नहीं आया। ठीक है, तो बेसिकली यही अप्रोच है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्ग्यूमेंट्स को निकालने की और मॉडुलस को निकालने की। आई थिंक आपको हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और अपने साथियों के साथ भी इसको शेयर करिए, ताकि वो भी फ्री मैथमेटिक्स के जो वीडियो लेक्चर्स हम अपलोड कर रहे हैं उनसे लाभान्वित हो सके। तो फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।